सीओ पिता की बेटी का धमाल, बांके बिहारी के आशीर्वाद ने किया कमाल। इनफैक्ट ये स्टोरी भी सुनाती है कि जिस दिन रिजल्ट आया ही था वो बस बिहारी जी के दर्शन करके निकल ही रहे थे, तभी उनको न्यूज़ आई कि ये लिस्ट आउट हो गई है। आखिर कौन है मथुरा के अनुकृति तोमर, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर रच दिया इतिहास। यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा क्रैक करने वालों की कहानी प्रेरणादायक होती है, लेकिन जब नाम बांके बिहारी का जुड़ जाए तो सफलता 4 गुनी हो जाती है। हाल में ही यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजर्व लिस्ट जारी हुई। इसमें देश को 120 नए आईएएस आईपीएस मिल गए। इस लिस्ट में अनुकृति ने भी जगह बनाई है। वहीं अनुकृति तोमर के पिता संजीव कुमार तोमर यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। वो फिलहाल अलीगढ़ में सीओ के पद पर तैनात हैं। लेकिन आज कान्हा की नगरी मथुरा से आप अनुकृति तोमर को सुनेंगे, जिन्होंने कैसे यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रचा। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आपने सुना होगा कि अक्सर एक स्लोगन हमारे कानों में गूंजता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये स्लोगन अब बहुत छोटा सा नजर आने लगा है। अब स्लोगन बदल रहा है, बेटी पढ़ाओ बड़ा नाम कमाओ। ये नाम कमाने का काम मथुरा की बेटी ने किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुकृति। अनुकृति, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी की परीक्षा हंसते खेलते पास कर ली। कैसा लगा उस वक्त जब रिजल्ट आया? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बट उसी के साथ साथ इतने सालों की मेहनत है, तो उसको जब रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए देखा तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ, बहुत रिलीव महसूस हुआ हमको। तो बस थोड़ी सी आंखें नम थी, क्योंकि बहुत ही भावुक समय था, और बाकी सभी खुश थे तो हम भी बहुत ही खुश थे। कहाँ थे आप उस वक्त जब रिजल्ट आया? मैं बॉम्बे में थी। मैं बॉम्बे में आई वाज वर्किंग। तो बस उस टाइम बस शाम में ऑफिस से ही वापस आई थी। मेरे पेरेंट्स का कॉल आया और उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट आ गया है, तो आप एक बार लिस्ट चेक करिए। तब मैंने लिस्ट चेक करी और फिर अपना नाम उस लिस्ट में पाया। क्या हाथ कांप रहे थे उसको टाइप करते वक्त, लिस्ट को देखने के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो सभी का सबसे बुरा सपना यही होता है कि आप अपना नाम सर्च करें और उसमें ना मिले, या आप अपना रोल नंबर सर्च करें और उसमें ना मिले। काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिल्कुल हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है मेरी। और जैसा कि मैंने सुना कि कुछ मेरे दोस्तों की भी उनका उनके साथ भी सेम होता है जब वो मेरा रिजल्ट चेक करते हैं। तो सेम ऐसे ही हुआ था हमारे साथ भी। क्या मानते हैं आप, ये आपकी मेहनत है, माँ पिताजी की तपस्या, या आपके आराध्य जिन्हें आप मानती हैं उनकी कृपा? माँ पिताजी का सपोर्ट और उनका त्याग तो है ही, मेरी मेहनत भी है, बट मुझे लगता है कि जो जिन्हें मैं आराध्या मानती हूँ, भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा मैंने शायद 11-12 साल की थी जब हम मथुरा शिफ्ट हुए थे, तो तब से करनी शुरू करी। तो उनका तो सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता ही है कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। मेरी मम्मी इनफैक्ट ये स्टोरी भी सुनाती है कि जिस दिन रिजल्ट आया ही था वो बस बिहारी जी के दर्शन करके निकल ही रहे थे, तभी उनको न्यूज़ आई कि ये लिस्ट आउट हो गई है। पिताजी का सपना था आपको एडवोकेट बना के न्यायिक सेवाओं में भेजने का। आपने चेंज कर दिया, मूव कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? मैं बस ये कहूँगी कि मेरे पापा गाइड करते रहते थे, कभी ऐसे बोला नहीं कि सिर्फ यही करो और कुछ मत करो। उन्होंने बोला जो तुम्हें करना है वो करो। तो विच इज़ मैं बोलूँगी कि बाकी लोगों के लिए भी ये इंस्पिरेशन है, बाकी पेरेंट्स के लिए भी, कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मत करो या ये मत करो। उन्होंने बोला कि पहले सोचो कि करना क्या है और फिर उस दिशा में बढ़ो। तो लॉ करने के बाद उन्हें लगा डेफिनेटली कि जुडिशरी का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, बट मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं लगता वो जॉब ऐसा है जो मैं पर्सनली अपने आप को वहाँ आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन साइड में। तो इसलिए मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी की तैयारी करनी है, तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। यूपीएससी में वेटिंग में जाना पड़ गया आपको।
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप क्या सेटिस्फाइड हैं इस जॉब जो आपको मिलने जाएगा, या फिर इसके आगे भी कुछ और तैयारी करेंगी और कुछ फाइट करेंगी बड़े अचीवमेंट्स के लिए? तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज से था। इस बार का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज तो नहीं मिल पाएगी। दूसरी बहुत ही अच्छी ग्रुप ए सर्विसेज है। बट लाइक आई सेड कि मुझे स्पेशली आईएएस में भी नहीं बट फॉरेन सर्विसेज में बहुत इंटरेस्ट था जो कॉलेज टाइम से डेवलप हुआ। अनुकृति, जब आपने यूपीएससी की तैयारी की, इसको फाइट किया, अचीव किया, तो कैसे प्लान किया? मतलब इसको सालों में डिवाइड किया, महीनों में डिवाइड किया, घंटों में डिवाइड किया? जो पढ़ने की स्ट्रेंथ थी वो कैसे थी? क्या आपने अचीव किया? कैसे वो इजी हो पाया? क्या संदेश देना चाहेंगी आप आने वाले यूथ को, जनरेशन को, जो इसकी तैयारी कर? सर सबसे पहले तो कहीं से मैंने सीखा था, किसी यूपीएससी कोचिंग टीचर ने ही बोला था कि बैक प्लानिंग करनी चाहिए क्लोजर टू द एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा कि एग्ज़ाम इस डेट पे है, अभी मेरे पास कितने दिन है, कितने महीने बचे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बैक प्लानिंग से शुरू करें। उसके बाद आप यूपीएससी में स्पेसिफिकली जीएस हैं, जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना जीएस इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने तो वो महीने ही डिवाइड किए थे कि इन महीनों में मैं ऑप्शनल को कवर करने की कोशिश करूंगी, इसके नोट्स बनाऊंगी, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग। और इन महीनों में मैं जीएस करूंगी। काफ़ी सारे लोग उल्टा भी करते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ करते हुए चलें। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था कि मैं एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेती थी उसको। तो मैंने उसको ऐसे डिवाइड किया और बाकी स्मॉलर लेवल पे प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी कि दिन में आप एक एवरेज नंबर ऑफ घंटे तो पढ़ ही रहे हैं, जैसे 7 से 8 तो आई थिंक एवरेज हो ही जाता है। जब एग्ज़ाम पास है तो आप और ज़्यादा घंटे लगाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितने रिवीजन बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। पढ़ाई के दौरान आपने निश्चित तौर पे मम्मा का सपोर्ट भी लिया भी होगा, मम्मा को सपोर्ट दिया भी होगा, चाहे तो वो पढ़ने में आपको बैकअप मिला हो, चाहे वो घर का खाना बनाने में आपको मम्मा को बैकअप देना पड़ा हो। तो उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते थे आप और आपकी मम्मा? सर थोड़ा तो टाइम मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट मेरी मदर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी जब हेल्थ बहुत ज़्यादा ही थोड़ा डाउन रही, तब मुझे डेफ़िनेटली उनके साथ खड़ा होना पड़ा। तो आपके पास जितना टाइम है, बहुत सारे लोग तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, मेरे पास ये टाइम था कि मैं घर पे रह के पढ़ाई कर सकती थी क्योंकि मेरे फादर वेल प्लेस्ड हैं। तो जितना भी टाइम हो सकता है उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करी, सुबह शाम जहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। वो आप उस हिसाब से अपने जितनी भी पढ़ाई बची है उसको डिवाइड करने की कोशिश करें। तो हमें होपफुल रहना है, हमें ये सोचना है कि अ, हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, अब ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिख रही है और हम उसी पे स्ट्रेस करते हैं। अच्छा अनुकृति, ये बताइए, आपके पिताजी जो है यूपी पुलिस में रहे, डीएसपी की रैंक पे रहे, आज परिवेश बदल गया है, उनसे बड़ी पोस्ट आपको मिलने जा रही है, तो सैल्यूट किसको करना बनेगा? कौन किसको सैल्यूट करेगा? आई थिंक घर में तो मैं हमेशा ही उनकी बेटी रहूंगी तो सल्यूट करने का तो कोई वो नहीं है। बट वो हमेशा से चाहते थे कि हम और भी ऊंचा एम करें, बेटर सर्विसेज की तरफ बढ़े और लीडरशिप पोजीशंस की तरफ बढ़े। वो भी लीडरशिप पोजीशन में है बट उनसे भी ऊंची पोस्ट है जहाँ डायरेक्ट एंट्री अवेलेबल है। तो ये हमेशा से उनका सपना था और मैं खुश हूँ कि आज वो एक तरीके से पूरा हो गया। पिताजी यूपी पुलिस में रहे, जिसकी वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी बहुत रही होंगी, कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कतें आई होंगी, चैलेंजेस फेस किए होंगे, क्या कहेंगे इसका? जी बिल्कुल, क्योंकि हम हर दूसरे तीसरे साल शिफ्ट कर जाते थे। तो मैंने तो पर्सनली काफ़ी सारे स्कूल्स चेंज किए हैं। मेरी मोस्टली वेस्टर्न यूपी की सिटीज़ ही थी, बट स्टार्ट खुर्जा से किया था। मेरी दादी वहाँ रहती थी तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी कुछ साल। फिर सहारनपुर भी रहे हम 2-3 साल, फिर बरेली शिफ्ट हो गए 3 साल और उसके बाद फाइनली हम मथुरा आए। तो चैलेंजेस तो होते हैं, ट्रांसफ़र किड्स जो होते हैं कभी कभी बीच सेमेस्टर में भी जाते हैं
और दोस्त बनाने में, टीचर्स की नज़रों में आने में, डिस्पाइट कि आप कितने भी ज़्यादा एकेडमिकली स्मार्ट हों, बट ट्रांसफ़र किड्स को हमेशा एडजस्ट करने का थोड़ा दिक्कत तो आता है, तो रहा है। उसके बाद मथुरा में लास्ट के कुछ साल, ज़्यादा साल मिले हमें, 4-5 साल, तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आया। मथुरा में किस स्कूल से आपने एजुकेशन ली और क्या रहा वहाँ के टीचर्स का आपके प्रति सपोर्ट, स्टूडेंट्स का माहौल कैसा रहा, क्या कहेंगे? तो मैं राजीव इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तो 8th से 12th मैंने राजीव से ही किया। मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले राजीव में होने की वजह से। नया नया स्कूल था, तो काफ़ी इन्वायरमेंट भी नया था, अपॉर्चुनिटीज़ की, जैसे स्टूडेंट काउंसिल में मैं हेड रही हूँ कुछ कुछ साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे। मेरे टीचर्स स्पेसिफिकली, मतलब दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, हमेशा सपोर्ट रहा है, हमेशा वो, उन्हें मतलब मुझ में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। जो मैं कहूँगी कि मुझसे भी ज़्यादा उन्हें मेरे में काफ़ी विश्वास था बचपन से। अभी भी रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे मेरे स्कूल टीचर्स का, जिनसे बहुत बहुत सालों से बात नहीं हो पाई, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे विश किया और वो दिल से बहुत खुश थे, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई ये जान कॉलेज पहुंचे आप, सिम्बोसियस पुणे पहुंचे, वहां से भी कुछ एक्सपीरियंसेस बटोरे होंगे। के। उसके बाद न्यायिक सेवाओं में ना जा करके मन तो बनाया होगा लेकिन नहीं गए, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो कॉलेज के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ हर्डल्स, चैलेंजेस? तो पहली बात तो कॉलेज जाना ही, सिम्बायोसिस पुणे जाना, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि जब हम मथुरा जैसे शहर में होते हैं जो कि मेट्रो सिटी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने भी, बट मेरे पेरेंट्स को था कि क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, तो उन्होंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन नहीं दिखाया भेजने में। आई थिंक वो उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि मैं वहाँ तक गई भी, क्योंकि वो डेफिनेटली मेरी पर्सनैलिटी में और जितनी मेरे पास आज नॉलेज है, उस सब में बहुत ऐड ऑन करता है। तो प्लस पॉइंट्स जो सिम्बायोसिस जाने के थे, वो डेफिनेटली था कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग स्टेट्स से आए हैं, वहाँ ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी बच्चे आते हैं, बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं, तो आपको एक कंपनी मिलती है जो आपको पुश करती है कि आप और बड़ा ड्रीम करिए। मेरा एक आखिरी सवाल, आपके परिवार में धर्म को लेकर के बड़ी बातें होती हैं। आपके पिताजी यूपी पुलिस में होने के बावजूद उन्होंने एक इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, इतना बड़ा एक मंदिर बनाया, हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा उन्होंने बनाई। आपकी माताजी निरंतर भक्ति में लीन रहती हैं, आप भी कहते हैं कि मैं कान्हा की भक्त हूँ। तो ये सब होने के साथ साथ सात्विक होने से, सनातन के साथ जुड़े रहने से ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसके लिए करना होता है, या इसके पीछे कोई और रीजन है? और आपको मौका मिलेगा तो क्या कुछ और बड़ा करेंगे आप अपने आराध्य के लिए, ठाकुर जी के लिए? सर, मैं मानती हूँ कि आपके मन में बहुत शक्ति चाहिए होती है, आपको इंटरनल, आपको जो शक्ति और विश्वास और होप चाहिए होता है, वो तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। तो क्योंकि मैं, मेरे घर में लोग इतना धर्म से कनेक्टेड हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ इस पूरे एपिसोड में। और मुझे लगता है कि जब जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप फेलियर आ गया है, या आप नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूपीएससी तो एग्ज़ाम ही ऐसा है, सिलेबस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है कि वो एक माइंड को रिलैक्स करना और शांत करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति। तो आप सुन रहे थे अनुकृति को, जो इस परिवार में एक नन्ही सी परी के रूप में जन्मी और न जाने कब कब बड़ी हुई, कब कब अपने गोल्स सेट करना शुरू किया। अनुकृति ने न सिर्फ गोल सेट किए बल्कि यूपीएससी जैसे बड़े गोल अचीव भी किए। आज वो कहती हैं कि यदि यूथ छोटे छोटे गोल बनाएगा तो निश्चित तौर पे बड़े गोल अचीव करना उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आज जो परिवेश है, इसमें लड़के और लड़कियों के बीच में जो फर्क समझा जाता है, उसके बावजूद भी लड़कियां बाजी मार रही हैं।
तो ये फर्क दूर करने की बात भी अनुकृति ने साफ की है। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में लड़के और लड़कियां दोनों सिमिलर हैं। यूपीएससी के टेस्ट में दोनों को बराबर ही मेहनत करनी पड़ती है और जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा संयम रखता है और जो ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करता है पढ़ाई की ओर, वही अपना गोल भी आसानी से अचीव कर पाता है। अब अगली खबर में हम ऐसी ही एक अनुकृति के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम एक बड़ी अचीवमेंट की बात आपसे करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, जो मेहनत करेगा वो बाजी मारेगा।